सो हे वन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट हमें। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है गाइज। और आज का जो सेशन है गाइज, इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस की हूँ। थोड़ा सा चेंजेस इसलिए क्यों, क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें आज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी से आपको कितना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बायोलॉजी से आपको जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी फुल एक्सप्लेन के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है स्टैटिक से देखने को मिलेंगे। स्टैटिक से आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा गाइस, तो स्टैटिक से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, 10 क्वेश्चन। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं 40 क्वेश्चन के बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और इंडियन ज्योग्राफी के जो है आपको पूरा क्लियर आउट कराऊंगी जितना ज्यादा हो सके। आपको जहां पे भी कंफ्यूजन होगा वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक बार सेशन को आप एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है। तो हल्दी का पीला रंग जो है ये लाइकोपीन के कारण होता है, करक्यूमिन के कारण होता है, कैरोटीनॉइड के कारण होता है, या फिर बेटेन के कारण होता है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी का पीला रंग जो होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइकोपिन, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है गाइज, टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है गाइस, तो याद रखिएगा टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। जैसे हल्दी का पीला रंग किसके कारण, करक्यूमिन के कारण, वैसे ही लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैरोटीनॉइड के कारण, तो जो पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, पपीते, पपीता हो गया या फिर आम हो गया, आम का पीला या फिर नारंगी रंग जो होता है, ठीक है ना, पीला या नारंगी रंग, नारंगी रंग, ये किसकी वजह से होता है गैस, तो याद रखिएगा ये होता है कैरोटीनाइड की वजह से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटेन की वजह से गैस, चुकंदर का जो रंग होता है गैस, चुकंदर, ठीक है ना, चुकंदर का रंग कैसा होता है गैस, तो या तो गहरा लाल होता है, गहरा लाल, और नहीं तो फिर बैंगनी होता है, ठीक है ना, बैंगनी, बैंगनी रंग, ठीक है ना। गहरा लाल या फिर बैंगनी रंग जो है ये किसके कारण होता है, बैंगनी रंग बेटेन के कारण होता है, ठीक है ना, बेटेन पिगमेंट के कारण होता है, बेटेन के कारण होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखिएगा। तो मैं ऐसे लिखी हूँ ताकि आप लोग नोट जब करेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ और बताऊं तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अंगूर। अंगूर का जो रंग होता है गाइस कैसा होता है, काला रंग, ठीक है ना। अंगूर का काला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, काला रंग किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है ना, काला रंग एंथो, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। ये अंगूर हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका पालक हो गया, पालक ले लीजिए, या फिर आप ब्रोकली ले लीजिए, ब्रोकली। तो पालक और ब्रोकली का जो पिगमेंट आता है वो किसके कारण आता है, तो याद रखिएगा इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा रंग होता है। पालक और ब्रोकली का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। तो हरा रंग होता है किसकी वजह से, तो याद रखिएगा हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और यहाँ पे और लिखिएगा ब्लूबेरी, ठीक है ना, आपको और लिखना है ब्लूबेरी,
ठीक है। तो ब्लूबेरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका रंग कैसा होता है, तो ब्लूबेरी का रंग जो होता है वो होता है नीला या नीला बैंगनी में होता है, ठीक है ना, नीला बैंगनी रंग किसके कारण होता है गैस, तो ये भी याद रखिएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है या फिर काइटिन की बनी होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना, अगर शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पौधों की कोशिका भित्ति याद रखना है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और इसके बाद आपको याद रखना है जीवाणु की कोशिका भित्ति। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करूं तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पौधों की कोशिका भित्ति, तो पौधों की कोशिका भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं जीवाणु की कोशिका भित्ति, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है ये बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकेन ग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है ना, पेप्टाइडो, पेप्टाइडो ग्लाइकन, पेप्टाइडो ग्लाइकन के से जो है इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सा है, तो पिया मीटर है, ड्यूरामीटर है या फिर एरेक्नोइड मीटर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे बाहरी झिल्ली आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम मनुष्य के जो है मस्तिष्क की झिल्ली के बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मस्तिष्क की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कितनी झिल्लियां होती है, तो यहाँ देखिएगा 3 झिल्लियां होती है, ठीक है ना, 3 झिल्लियां होती हैं जो क्या करती है, जो मस्तिष्क को सुरक्षा देती है, ठीक है ना, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 झिल्ली कौन कौन सी है उसे हम देखेंगे। तो पहला आपको याद रखना है, पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा आपका हो गया पियामीटर, ठीक है। और वहीं अगर मैं तीसरा बात करूं तो तीसरा हो गया आपका एरेक्नोइड मीटर, एरेक्नोइड मीटर, ठीक है। अब इस तीनों के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं ड्यूरामीटर की बात करूं तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे बाहरी झिल्ली होती है और सबसे मजबूत होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है और सबसे मजबूत होती है, और सबसे मजबूत होती है, ठीक है। इसके अलावा आप आते हैं गाइस, तो अब अगला आपको याद रखना है पिया मीटर के बारे में। तो पिया मीटर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है सबसे भीतरी झिल्ली होती है, यानी मस्तिष्क के सतह से ये चिपकी हुई होती है, ठीक है ना, पतली परत होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे मस्तिष्क की सबसे आंतरिक झिल्ली है, मस्तिष्क की सबसे आंतरिक झिल्ली, सबसे आंतरिक और पतली झिल्ली लिखिए, ठीक है ना, सबसे आंतरिक और पतली झिल्ली, ठीक है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आपको याद रखना है एरेक्नोइड मीटर। एरेक्नोइड मीटर के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस? तो एरेक्नोइड मीटर के बारे में याद रखना है कि ये जो है ये मध्य परत होती है, ठीक है ना? मध्य परत होती है और याद रखिएगा ये परत कैसी होती है? तो मध्य परत होती है और याद रखिएगा किसकी तरह होती है? मकड़ी के जाले जैसी होती है, ठीक है ना? मकड़ी के जाले जैसी। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा क्लियरली समझाती हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा था सबसे बाहरी झिल्ली तो ड्यूरामीटर होता है, सबसे आंतरिक झिल्ली या भीतरी झिल्ली अगर आपसे पूछता तो फिर वो पियामीटर हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे तीनों मीटर के बारे में आपको याद रखना है और याद रखिएगा मस्तिष्क की 3 झिल्ली होती है और ये इसे सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है सोमेस्टोस्टेटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण या फिर गैस्ट्रेन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है नियंत्रित रहता है। अब हम इंसुलिन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंसुलिन की खोज किसने की थी गाइस? तो यहाँ पे आपको याद रखना और कब की थी। तो इंसुलिन की खोज की गई थी 1921 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर की थी। बैटिंग और बेस्ट ने, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और एक इंसुलिन एक हार्मोन है तो इसका स्राव कहाँ से होता है ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इंसुलिन का स्राव, तो याद रखिएगा इंसुलिन का जो स्राव होता है वो होता है अग्नाशय से, ठीक है ना? अग्नाशय, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, ठीक है ना? अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद अगर बात करें तो इंसुलिन की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो कमी होने से डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी होने से डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। सबसे पहले हम ऐच्छिक गतियों के बारे में समझते हैं कि ऐच्छिक गतियां होती क्या है, ठीक है ना? तो ऐच्छिक गतियों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे देखना, देखना हमारा कौन सा होगा? ऐच्छिक गतियां हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुनना हो जाएगा, सुनना, समझना, ठीक है। आपका याददाश्त जो होता है, याददाश्त, याददाश्त हो गया, ठीक है। छूना, ये सब हमारा कौन सा हो गया? गतियां हो गया, ठीक है ना। अगर मैं आपको बताऊं अनैच्छिक गति, तो यानी कि जो हमारे बस में नहीं होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो हमारा हार्ट बीट होता है, तो जो हार्ट बीट होता है वो हमारे बस में नहीं कि हम जब चाहे उसे रोक दें या जब चाहे वो मतलब धड़केगा, ऐसा तो नहीं है, तो वो हमारे बस में नहीं है। तो यही होता है ऐच्छिक गतियां और अनैच्छिक गतियों के बारे में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। हमें देखना होगा तो हम देखना ये हमारे इसमें होगा, हाथ उठाना हो या फिर हमें समझना हो कोई चीज को या फिर डिसीजन लेना हो, तो ये सब इच्छी गतियों में आता है, ठीक है ना। तो ये ये जो है इच्छी गतियों का नियंत्रण कौन करता है? ये सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सेरिब्रम क्या होता है। ये आपके जो है याद रखिएगा मस्तिष्क का अग्रभाग है, ठीक है ना। मस्तिष्क के अग्रभाग का हिस्सा है, ठीक है। अग्रभाग का
हिस्सा है, यानी फोर ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है, सेरिब्रम केंद्र होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होता है, फल होता है, तना होता है, या फिर कलिका होती है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कौन कौन सा फल या फिर सब्जी है जिसका खाने योग्य भाग तना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है, जो कि अभी ऑप्शन में सॉरी क्वेश्चन में आपको बोला ही गया है, आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, प्याज का खाने योग्य भाग तना होता है। अदरक हो गया, अदरक का भी खाने योग्य भाग तना होता है। इसके अलावा हल्दी हो गया, हल्दी का भी खाने योग्य भाग तना होता है। हल्दी के बाद आपको याद रखना है लहसुन हो गया, ठीक है। तो इस सब का खाने योग्य भाग ये जो है ये आपका कौन सा हो गया? तना हो गया, ठीक है ना। इन सभी का खाने योग्य भाग ये कौन सा है? तना है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो कपास किससे संबंधित है? मालवेसी कुल से, सोलेनेसी कुल से, कंपोजिटी कुल से, या फिर ग्रेमनी कुल से? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि मालवेसी कुल से आपका और कौन कौन सा संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे कपास हो गया, जो कि आपके मालवेसी कुल से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भिंडी, भिंडी भी आपके मालवेसी कुल से संबंधित है, ठीक है, भिंडी हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपका गुड़लर हो गया, गुड़हल, ठीक है ना। ये आपका जो है ये भी मालवेसी कुल से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोलेनेसी कुल से, तो सोलेनेसी कुल से आपका संबंधित हो गया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपका आलू हो गया, आलू आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित हो गया। टमाटर हो गया, ये भी आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित हो गया। बैंगन हो गया, ये भी आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित हो गया। हरी मिर्च हो गई, ये भी आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ठीक है ना। इसके अलावा आ जाते हैं गाइस, तो अब हम बात करेंगे कंपोजिटी कुल का। तो कंपोजिटी कुल की अगर मैं बात करूं तो सूरजमुखी, सूरजमुखी किस कुल से हो गई? सूरजमुखी, सूरजमुखी आपका कंपोजिटी कुल से हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गेंदा, गेंदा भी आपका इसी कुल से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चिरैता, चिरैता, ठीक है, इसी कुल से संबंधित हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चकोंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका सैफला, सैफला, ये आपका कंपोजिटी कुल से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी ग्रेमनी कुल से, तो ग्रेमनी कुल से आपका गेहूं, गेहूं आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मक्का, मक्का भी आपका ग्रेमनी कुल से संबंधित है। ज्वार हो गया, ठीक है ना, बाजरा हो गया, बाजरा हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं तो गन्ना हो गया, जौ हो गया। ये सब आपको कौन से कुल से संबंधित है? ग्रेमनी कुल से, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चावल भी लिख लीजिए, चावल भी आपका ग्रेमनी कुल से। मोटे तौर पे अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल तो ये मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज आपके कौन से कुल से संबंधित है? ग्रेमनी कुल से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग ज्वार में होता है, गन्ना में होता है, धान में होता है, या फिर मूंगफली में होता है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली में। टिक्का रोग होने से बेसिकली मूंगफली पे क्या असर पड़ता है? तो ये क्या करता है, मूंगफली के जो पत्तियां होती हैं, तो याद रखिएगा पत्तियों पर, पत्तियों पर
भूरे, भूरे या काले धब्बे, ठीक है ना। दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें कौन सा ये होता है, तो ये टिक्का रोग होने से और मूंगफली की जो पत्तियां होती है, अगर याद रखिएगा, वो समय से पहले ही झड़ने लगती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और पत्तियां जो होती है, पत्तियां समय से पहले झड़ने लगती है, समय से पहले झड़ने लगती, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ज्वार, ज्वार में कौन सा रोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा, ज्वार में होता है चारकोल रॉट, चारकोल, चारकोल रॉट। तो चारकोल रॉट होने से जो है ज्वार पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, चारकोल रॉट। तो ये मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, ठीक है ना। तो चारकोल रॉट होने से जो इसका तना जो है वो सूखने लगता है, ठीक है ना, और इसके जड़ों में जो है काला धब्बा होने लगता है, इस रोग ये रोग होने से, ठीक है। गन्ना में अगर मैं बात करूँ तो गन्ना में कौन सा रोग होता है, तो गन्ना में होता है लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग से जो है ये क्या होता है गाइस, तो इसके क्या लक्षण है, लाल सड़न जब रोग होता है तो याद रखिएगा, तनों में जो है क्या होता है, लाल रंग की धारियां होती है, ठीक है ना। तो तनों में, तनों में लाल रंग की धारियां होती है, लाल रंग की धारियां होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, धारियां होती हैं, इसके अलावा और कौन सा लक्षण होता है, सफेद धब्बे होते हैं, सफेद धब्बे होते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें जो है शराब जैसी गंध हो जाती है, गन्ने में शराब जैसी, शराब जैसी गंध हो जाती है, कौन सा रोग होने से, लाल सड़न रोग होने से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ धान, धान में कौन सा रोग है, तो धान में होता है खैरा रोग, खैरा रोग। तो खैरा रोग के कौन से लक्षण है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। खैरा रोग के लक्षण होते क्या है, ये क्या करता है, पत्तियां जो है पीली होकर जो है किनारों से सूखने लगती है, ठीक है ना। खैरा रोग होने से क्या होता है, जो धान की पत्तियां होती हैं, पत्तियां वो पीली हो जाती है, ठीक है ना, पीली होकर किनारों से सूखने लगती है, किनारों से सूखने लगती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना, कौन से रोग से इसके क्या क्या लक्षण है, क्योंकि लक्षण भी पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको रोग नहीं याद रखना है, ठीक है ना। ये जितना लिखाई हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में विषाणु का अध्ययन होता है, कवक का होता है, शैवाल का होता है, या फिर जीवाणु का होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल का, ठीक है ना। शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का वैज्ञानिक अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा विषाणु का अध्ययन जो है, विषाणु का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो विषाणु का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, इसके अलावा का वैज्ञानिक अध्ययन। उसके अलावा जीवाणु का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है guys? तो जीवाणु का वैज्ञानिक अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, बैक्टीरियो, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, या सभी आता है। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में समझते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं,
तो गाइस जैव परिक्रम की अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा जो भी कार्य जो जीवन को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर में जो है नियमित रूप से होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वो जैव परिक्रम कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे जीवन को बनाए रखने के लिए शरीर में कौन कौन सा पोषण भी जरूरी है, उत्सर्जन है, श्वसन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ जीवन को बनाए रखने के लिए जो शरीर में नियमित रूप से होते हैं वो और क्या-क्या होते हैं? तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन तो हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया? पाचन हो गया, ठीक है ना? पाचन हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रजनन हो गया, प्रजनन, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया? इसके अलावा आपका हो गया प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है ना? प्रोटीन संश्लेषण हो गया, प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन सा होगा? कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका विभाजन, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा हो गया गाइस? तो इसके अलावा हो गया संचरण हो गया। अब बहुत लोगों को इसमें हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना, तो मैं इंग्लिश में भी इसमें लिख देती हूँ, ठीक है ना। संचरण हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा आपका हो गया विकास और वृद्धि, विकास, विकास और वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि पाचन, पाचन आपका क्या हो गया? पाचन आपका डाइजेस्टिव हो गया, डाइजेशन, ठीक है। प्रजनन आपका क्या हो गया? प्रजनन आपका हो गया रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण आपका क्या हो गया? तो प्रोटीन संश्लेषण आपका, आपको पता ही है प्रोटीन संश्लेषण क्या हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो भारी वर्ड है वो मैं लिखा देती हूँ। कोशिका विभाजन यानी कि आपका जो है जो सेल डिवीजन होता है वो हो गया। इसके अलावा संचरण, संचरण जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकता है तो ये मैं लिख देती हूँ। इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। और विकास और वृद्धि यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ये तो आपको पता ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका पोषण भी आपका हो गया। उत्सर्जन की अगर मैं बात करूँ जिसे हम एस्किरेशन कहते हैं, TION, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका श्वसन क्या हो गया? श्वसन, तो श्वसन को हम क्या कहते हैं? श्वसन को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन। तो ये आपका इंग्लिश में भी मैंने वर्ड लिखा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि दूध खट्टा तो बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन उस बैक्टीरिया का आपसे नाम पूछ ले कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के कारण, ठीक है ना। लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है गाइस? तो राइबोसोम में होता है, सेंट्रोसोम में होता है, गोल्गी काय में होता है या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में होता है। अब राइबोसोम के बारे में हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी खोज किसने और कब की थी। तो राइबोसोम की खोज की थी गाइस 1955 में राइबोसोम का खोज हुआ था। और इसकी खोज किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी जॉर्ज पैलेड ने, ठीक है।
जॉर्ज पैरेट ने इसकी खोज की थी 1955 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राइबोसोम के निर्माण के बारे में, कि इसका निर्माण किससे होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन और आरएनए से होता है, ठीक है ना। प्रोटीन और आरएनए से होता है, ठीक है। आरएनए से होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। और वो 2 प्रकार के कौन से होते हैं, तो पहला आपको याद रखना है 70S राइबोसोम, राइबोसोम। और दूसरा कौन सा है 80S, 80S राइबोसोम, ठीक है। अब अगर मैं दोनों के बारे में आपको बताऊं तो ये आपको याद रखना है। जैसे 70S की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस साइड ले लेती हूँ, ठीक है ना। आपका जो 70S राइबोसोम है, राइबोसोम, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। 70S राइबोसोम जो है ये किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा आपका कौन सा था, दूसरा था आपका 80S, 80S राइबोसोम। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि 80S राइबोसोम जो होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह हो जाएगा। और यूकैरियोटिक कोशिका आपका कौन कौन सा हो जाएगा, पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये सारे आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें आपका कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगर बैक्टीरिया में आपसे पूछे तो याद रखिएगा 70S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो डीएनए कौन सा रखता है, सेंट्रियोल रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, गोल्गी काय रखता है, या लाइसोसोम रखता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहला हो गया आपका जो कि आपको पता ही है, अभी मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका कौन सा हो गया, दूसरा हो गया आपका नाभिक, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तीसरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। कौन सी गतिविधियां पूछ रहा है,
क्रियात्मक गतिविधियां। तो केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, जीव द्रव्य के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। इसकी क्रियात्मक गतिविधियां इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल मतलब क्या हो गया? यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ठीक है ना। इसका मतलब अब क्या हो गया? कोशिका का, कोशिका का नियंत्रक केंद्र, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात करेंगे, पहले इसको नियंत्रक कर लीजिए, नियंत्रण केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे इसके हम कुछ कार्य के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कार्य के बारे में कि इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका कार्य है जो आरएनए और राइबोसोम के ये घटकों का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो आरएनए, आरएनए और राइबोसोम के घटकों का निर्माण करता है, ठीक है। इसके अलावा अब पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका काम क्या होता है। यानी कि ये जो है क्या करता है कि जो आनुवांशिक सूचना को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का काम किसका होता है? ये केंद्रक का ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आनुवांशिक सूचना, आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचना को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है, अगली पीढ़ी तक, पीढ़ी तक स्थानांतरित, स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो यकृत नहीं है, आंत नहीं है, कॉर्निया नहीं है, या फिर पित्ताशय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये आपके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपके आंख का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पाचन तंत्र का कौन कौन सा है जो पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यकृत हो गया, यकृत आपके पाचन तंत्र का हिस्सा हुआ। इसके अलावा आपका आंत हो गया, आंत आपके पाचन तंत्र का हिस्सा हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन सा पार्ट हो गया? तो आपका मुख हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका ग्रसनी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अमाशय हो गया, अमाशय हो गया, बड़ी आंत हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया? आपका गुदा हो गया। ये सब आपके पाचन तंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मनुष्य के मेरुदंड से 30 जोड़ी, 31 जोड़ी, 25 जोड़ी, या फिर 28 जोड़ी निकलती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 जोड़ी कोशिका निकलती है, ठीक है ना। आपका अगर मैं मेरुदंड की बात करूँ तो मेरुदंड हम किसे कहते हैं? मेरुदंड हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितनी जोड़ी हड्डी होती है गाइस? कितनी जोड़ी होती है? तो 31 जोड़ी होती है, ठीक है ना। 31 जोड़ी आपका जो है होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि इसमें 31 जोड़ी किस प्रकार है, तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्रीवा, ग्रीवा आपका कितना जोड़ी होता है? तो ग्रीवा आपका होता है 8 जोड़ी, ठीक है। ग्रीवा आपका 8 जोड़ी होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका वक्ष, वक्ष कितना जोड़ी होता है गाइस? तो याद रखिएगा वक्ष जो होता है वो 12 जोड़ी होता है,
ठीक है, वक्ष हो गया। इसके अलावा कमर कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा कमर जो होता है वो होता है 5 जोड़ी। ठीक है, कमर कितना जोड़ी होता है, कमर 5 जोड़ी होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कमर हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है पेल्विक। पेल्विक, ठीक है ना, पेल्विक कितना जोड़ी होता है गाइस, याद रखिएगा पेल्विक जो होता है वो 5 जोड़ी होता है, 5 जोड़ी। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा हो गया, पूंछ। पूंछ कितना जोड़ी, 1 जोड़ी। तो टोटल कितना हो गया, 12 8 20 जोड़ी। अब 20 है 30 और टोटल ये हो गया 31 जोड़ी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, कार्य, तो इसका कार्य होता है मस्तिष्क और शरीर के बीच जो है संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है ना, तो ये आपको लिखना है मस्तिष्क, मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों का, संदेशों का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसका कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों में कितने गुणों का अध्ययन किया था। तो मटर के पौधों में कितने गुणों का अध्ययन किया था गाइस, 7 गुणों का, 4 गुणों का, 8 गुणों का या फिर 6 गुणों का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पे 7 गुणों का अध्ययन किया था और वो 7 गुण कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गाइस बीज का आकार का अध्ययन किया था। ठीक है ना, बीज का आकार, बीज का आकार। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा कौन सा था, बीज का रंग। तो बीज का आकार हो गया, इसके अलावा आपको याद रखना है बीज का रंग हो गया। ठीक है, इसके बाद तीसरा याद रखिएगा फूल का रंग हो गया, फूल का रंग हो गया। ठीक है, उसके बाद चौथा आपको याद रखना है आ, कली का आकार। ठीक है ना, आकार। ठीक है, इसके अलावा पांचवा आपका हो गया गाइस फूल की स्थिति, फूल की स्थिति। ठीक है, इसके अलावा छठा हो गया आ, कली का रंग, कली का रंग। ठीक है, और सातवां हो गया आपका पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई। तो ये 7 गुणों का अध्ययन किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं जैसे कि बीज का आकार तो गोल है या फिर सिकरा हुआ है, तो इसका जब अध्ययन किया था तो बीज का आकार कैसा था गाइस, तो याद रखिएगा इसका जब अध्ययन किया था तो बीज का आकार था गोल। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है बीज का रंग का अध्ययन किया था तो क्या था, हरा या फिर पीला, हरा या पीला। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फूल का रंग तो बैंगनी या फिर सफेद, बैंगनी या फिर सफेद। ठीक है, इसके अलावा कली का आकार, तो कली का आकार फूली हुई या फिर सिकड़ी हुई। ठीक है ना, फूली हुई, फूली हुई। ठीक है, इसके अलावा फूल की स्थिति, तो फूल की स्थिति अक्ष पर है या फिर अंतिम पर है। ठीक है ना, अक्ष पर या फिर अंतिम पर। कली का रंग, तो कली का रंग जो है ये फिर हरा या फिर पीला, हरा या पीला। ठीक है, इसके अलावा पौधे की ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई में जैसे कि लंबा है या बौना है, लंबा या बौना। यहाँ पे अगर फर्स्ट में आप देखेंगे बीज का आकार गोल या फिर जो है सिकुड़ा हुआ लिख लीजिए। ठीक है ना, सिकुड़ा हुआ। ठीक है ना, गोल या फिर सिकुड़ा हुआ।
ठीक है। तो ये 7 गुणों का अध्ययन किया था मेंडल ने, और किस पे ये जो आप याद रखिएगा, मटर के पौधों में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूट पाट के द्वारा होता है, कोशिका मुंह के द्वारा, या फिर सिलिया के द्वारा, या फिर गुदा द्वार के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है, अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण जो होता है वो कूट पाट के द्वारा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम अमीबा के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको अमीबा के बारे में याद क्या रखना है। अमीबा के बारे में ये याद रखना है कि ये जो है एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है ना। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कौन से समूह में आता है गाइस? तो याद रखिएगा, प्रोटोजोआ समूह में आता है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ समूह का हिस्सा है। ठीक है ना। प्रोटोजोआ समूह में आता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो आकार होता है ये कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है ना। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये आपके साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है ना। तो शांति स्वरूप भटनागर जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इस पुरस्कार की जो है शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत, तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1958 में। इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 1958 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी गैस? तो याद रखिएगा, वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी औद्योगिक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। अनुसंधान परिषद द्वारा परिषद द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है किसकी स्मृति में इसे शुरू किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है, इस जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में स्थापित किया गया स्थापित किया गया। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था गैस? तो याद रखिएगा 1958 में, यानी कि 1958 में ये किसे मिला था गैस? तो याद रखिएगा, ये मिला था डॉक्टर के एस कृष्ण को। ठीक है ना। डॉक्टर के एस कृष्ण को पहली बार मिला पहली बार मिला। और कौन से क्षेत्र में मिला था डॉक्टर के एस कृष्ण को? तो कैसे याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में। ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 के नाम से कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रतौंधी कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सबसे पहले अगर मैं विटामिन ए की बात करूं, तो इसका रासायनिक नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है रेटिनॉल।
रेटिनॉल। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका वसा में घुलनशील होता है या फिर जल में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा ये होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये जो है आपको याद रखना है कि एक जो है रसायन का निर्माण करता है ये विटामिन ए। कौन से रसायन का? तो याद रखिएगा रोडोप्सिक नामक रसायन का जो है ये निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको लिखना है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नामक रसायन का निर्माण करता है। निर्माण करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जो है मुख्य स्रोत कौन कौन सा है, तो स्रोत के बारे में हम देखेंगे कि इसका मुख्य स्रोत कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा विटामिन ए में, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है विटामिन ए किस में होता है, तो विटामिन ए होता है गाजर हो गया, ठीक है, दूध हो गया, इसके अलावा पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका पपीता हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका और कौन सा हो गया, मक्खन हो गया। ये सब जो है आपका विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है ना, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है आपका विटामिन डी, रिकेटस रोग होता है। ठीक है ना, रिकेटस रोग किसकी कमी के कारण, तो विटामिन डी की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बागुरुम्बा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बागुरुम्बा असम का है, कर्नाटक का है, केरल का है या फिर तमिलनाडु का है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागुरुम्बा लोक नृत्य जो है ये हमारे असम का है। ठीक है ना। बागुरुम्बा लोक नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो नृत्य है ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये नृत्य बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो बागुरुम्बा नृत्य है इसे याद रखिएगा तितली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस नृत्य को कौन सा नृत्य कहा जाता है, तितली नृत्य कहा जाता है। तितली, तितली नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो बागुरुम्बा लोक नृत्य है गाइस ये कौन से उत्सव में किया जाता है, तो याद रखिएगा ये बैसागु उत्सव के दौरान किया जाता है। बैसागु उत्सव के दौरान यह नृत्य किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो बैसागु उत्सव होता है गैस याद रखिएगा ये आपके बोडो जनजाति का जो है याद रखिएगा बोडो जनजाति का नववर्ष होता है, यानी बोडो समुदाय का। तो यहाँ पे आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, बैसागु, बैसागु उत्सव बोडो समुदाय का नववर्ष होता है। ठीक है ना, बोडो समुदाय का नववर्ष है। ठीक है, नववर्ष है। अब हम बात करेंगे असम के कुछ और लोक नृत्य के बारे में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है असम का कौन कौन सा नृत्य हो गया, तो आपको याद रखना है जैसे कि बिहू नृत्य। असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, बिहू नृत्य। ठीक है, ये असम का हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, अंकिया नाट हो गया, अंकिया नाट। अंकिया नाट के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है अंकिया नाट आपके कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा सत्रिया से,
सत्रिया से ये नृत्य जुड़ा हुआ है, अंकिया नाट। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो आपका याद रखिएगा बिछुआ हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है नट पूजा हो गया। धूलिया नृत्य, ठीक है ना, धूलिया नृत्य, धूलिया नृत्य ये भी आपके असम का है, ठीक है ना। तो धूलिया नृत्य के बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि ये नृत्य जो है, याद रखिएगा कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, सगौटी जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। ये धूलिया नृत्य जो है ये आपको ध्यान रखना है, सगौटी जनजाति के द्वारा, सगौटी जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उगादी त्योहार आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश, किस में मनाया जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगादी त्योहार की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है ना। 3 राज्य कौन कौन सा हो गया, तो पहला आपको याद रखना है ये जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा आपको याद रखना है ये कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटक में। और याद रखिएगा तेलंगाना में, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना, यानी कि ये तीनों राज्य का नववर्ष है, ठीक है ना। तीनों राज्यों का नववर्ष है, नववर्ष है, ठीक है, उगादी फेस्टिवल। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है चैत्र मास के पहले दिन, चैत्र मास के, चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या है गाइस, तो याद रखिएगा इसमें जो है आम के पत्तों से अपना घर सजाते हैं, ठीक है ना। आम, आम के पत्तों से, ठीक है ना, आम के पत्तों से घर को सजाते हैं, ठीक है, घर को सजाते हैं। और उसके अलावा इसमें एक व्यंजन बनता है जो कि कौन सा बनता है गाइस, तो याद रखिएगा पचरी व्यंजन बनता है, ठीक है ना, पचरी, पचरी व्यंजन बनता है, पचरी व्यंजन बनता है जिसमें 6 स्वाद होते हैं, ठीक है ना, जिसमें 6 स्वाद होते हैं, 6 स्वाद होते हैं, ठीक है। पचरी व्यंजन बनता है जिसमें 6 स्वाद होते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें नीम डलाता है, ठीक है ना, नीम डलाता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो इमली डलाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कच्चा आम डलाता है, कच्चा आम डलाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है काली मिर्च डलाता है, काली मिर्च, इस सभी का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। और ये जो 6 स्वाद होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये 6 स्वाद जो है जीवन के, जीवन के मीठे और कड़वे अनुभवों का प्रतीक है, ठीक है ना। जीवन के मीठे, मीठे और कड़वे, ठीक है ना, मीठे और कड़वे अनुभव का प्रतीक है, अनुभव का प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उगादी फेस्टिवल से जितना भी पॉइंट है सब मैंने लिखा दिया है, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, 9 होती है, 7 होती है या फिर 4 होती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो 9 होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 9 खिलाड़ियों की संख्या जो है ये किस में होती है, तो पहला आपको याद रखना है, एक तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, बेसबॉल में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका खो खो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है गाइस, तो खो खो में आपके 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 15 खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, रग्बी फुटबॉल में जो है, ठीक है ना, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। अब यहाँ पे आते हैं तो 7 खिलाड़ियों की संख्या किसमें किसमें होती है, तो 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है कबड्डी में, खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसके अलावा आपका हो गया, और कौन सा हो गया, वाटर पोलो वाटर पोलो में भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको वाटर पोलो के बारे में याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 11 खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है गाइस, तो 11 होती है हॉकी में। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हॉकी में एक खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, इसके अलावा और आपको याद रखना है, पांच पांच खिलाड़ी किसमें किसमें होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा 5 खिलाड़ी आपके होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है। और 8 खिलाड़ियों की संख्या किसमें होती है गाइस, तो याद रखिएगा जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 के नाम से कि संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग है, तो 6 अंग है, 3 अंग है, 8 अंग है, या फिर 5 अंग है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, तो 6 कौन कौन से अंग है। तो पहला हो गया महासंघ, महासभा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका कौन सा हो गया, महासभा। दूसरा हो गया सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा अंग हो गया गाइस, तीसरा हो गया आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद, ठीक है। इसके अलावा आपका चौथा कौन सा हो गया गाइस, चौथा हो गया आपका न्याय परिषद, न्याय परिषद, ठीक है। पांचवा आपका कौन सा हो गया गाइस, पांचवा हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। इसके अलावा आपका और कौन सा हो गया, सचिवालय, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करूं, तो संयुक्त राष्ट्र आपको क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एन कैपिटल हो गया, इसे स्मॉल कर लीजिए, स्मॉल हो गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो गाइस याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1945, यानी कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको याद रखना है कि ये जो है इसमें वर्तमान में जो है कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 193, ठीक है ना, 193 सदस्य देश हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि 193वां जो सदस्य बना था वो कौन बना था, 193वां सदस्य देश जो बना था वो बना था सूडान, सूडान बना था, ठीक है। सूडान बना था, दक्षिण सूडान लिख लीजिए, ठीक है ना, सूडान नहीं लिख, दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान बना था, ठीक है। और दक्षिण सूडान कब बना था गाइस, 2011 में बना, 2011 में बना। तो ये पूछता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका मुख्यालय कहाँ है गाइस,
तो इसका मुख्यालय हो गया मुख्यालय, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया guys? न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और न्यूयॉर्क आपका कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क पड़ता है आपका अमेरिका में, अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो बताइए कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ देखिएगा टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी हम देख लेते हैं और उसके नाम को एक बार अच्छे से हम जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है कि ये है भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे प्राचीन उद्यान है, सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो है दूसरा अगर मैं बात करूं, पहला तो जिम कार्बोनेट हो गया, दूसरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दूसरा आपको याद रखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात करें कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हुआ था 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ठीक है ना। नंदा देवी को यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस नंदा देवी को? तो 1988 में, 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में? तो तीसरा आपका हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये आपको याद रखना है कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके अलावा फूलों की घाटी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका चौथा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था और इसे भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। और इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया है इसे याद रखिएगा, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है 2005 में शामिल हुआ था, ठीक है, 2005 में, ठीक। उसके बाद चौथा हो गया। पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा और कौन सा है जो उत्तराखंड में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ उत्तराखंड में स्थित है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं स्थापना की बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और छठा आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? छठा हो गया आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 में स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे मैं उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता दी, ठीक है, जिसमें से 2 राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल किया गया। और याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि उस्ताद अमीर खान किस घराना के संस्थापक है? तो बनारस घराना के, इंदौर घराना के, रामपुर ससवान घराना के, या फिर पटियाला घराना के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उस्ताद अमीर खान जो थे वो इंदौर घराना के संस्थापक थे। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि जो है बनारस घराना के संस्थापक, ठीक है, तो बनारस घराना के संस्थापक कौन है गाइस? तो यह देखिएगा पंडित राम सहाय। पंडित पंडित राम सहाय जो है गाइस, यह देखिएगा ये बनारस घराना के संस्थापक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रामपुर सरसवा घराना के संस्थापक कौन है, ठीक है, तो रामपुर सरसवा घराना के जो संस्थापक हैं वो हैं उस्ताद इनायत हुसैन खान। ठीक है ना, उस्ताद उस्ताद इनायत इनायत हुसैन खान। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पटियाला घराना के संस्थापक, तो पटियाला घराना के संस्थापक कौन है गाइस? तो याद रखिएगा पटियाला घराना के संस्थापक है उस्ताद अली बख्श और फतेह अली खान। ठीक है ना, उस्ताद अली बख्श, उस्ताद अली बख्श और फतेह अली खान, और फतेह अली खान। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चंग संग नृत्य किस राज्य की एक जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो चंग संग नृत्य जो है ये मिजोरम के द्वारा, नागालैंड के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, या फिर मेघालय के द्वारा। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नागालैंड के द्वारा किया जाता है। और याद रखिएगा नागालैंड के कौन से जनजाति द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड के चांग जनजाति द्वारा, चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा ये नृत्य जो है ये कौन से उत्सव में किया जाता है गाइस? तो याद रखिएगा नाक्युलम उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है ना, नाक्युलम नाक्युलम उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो उत्सव है ये आपको याद रखना है ये कब होता है गाइस? तो याद रखिएगा ये जुलाई महीने में मनाया जाता है ये उत्सव। नाक्युलम उत्सव जो है ये आपको ध्यान रखना है जुलाई महीने में मनाया जाता है। जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो उत्सव होता है इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो आकाश देवता की पूजा की जाती है। आकाश देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह टेनिस से, हॉकी से, क्रिकेट से, या फिर गोल्फ से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह जो है ये आपके हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप की अगर मैं बात करूँ तो ये सुल्तान अजलान शाह जो है ये आपका अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड प्रतियोगिता है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कौन सा ट्रॉफी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब कब हुई थी गाइस? शुरुआत, तो याद रखिएगा सुल्तान अजलान शाह कब की शुरुआत हुई थी? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है वो किसके नाम पर हुआ था? तो यहाँ पे अगर मैं नाम की अगर बात करूँ कि किसके नाम पर हुआ था गाइस, तो याद रखिएगा ये हुआ था मलेशिया के जो 9वें राजा थे सुल्तान अजलान शाह, उन्हीं के नाम पर किया गया था। ठीक है ना, मलेशिया के 9वें राजा, मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह। ठीक है ना,
सुल्तान अजलान शाह। अजलान शाह। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ हॉकी कप के नाम लिखाऊंगी, ठीक है ना, हॉकी कप, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो पहले अभी मैं लिखाऊंगी राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर हॉकी कप राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसमें आपका कौन कौन सा कप आ जाएगा राष्ट्रीय स्तर की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका आ जाएगा गाइस आगा खां कप, आगा खां, आगा खां कप हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बेटन कप हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया, नेहरू हॉकी कप हो गया, नेहरू हॉकी कप हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन सा हो गया, ध्यानचंद, ध्यानचंद ट्रॉफी हुआ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन सा हो गया, तो एक और याद रखिएगा, मुरुगप्पा गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप। तो ये था आपका राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मैं राष्ट्रीय स्तर पे लिखाई हूँ, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है सुल्तान अजलान शाह कप हो गया, और एक और आप लोग लिख लीजिएगा हॉकी विश्व कप हो गया और एशिया कप हो गया। ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होता है, ठीक है ना। और ये सारे जो है आगा खां कप, बेटन कप, नेहरू हॉकी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये सब जो है आपका ये भारत के स्तर पे होता है, ठीक है ना। भारतीय ट्रॉफी है ये सारे आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली मदर टेरेसा थी, इंदिरा गांधी थी, एम एस सुब्बलक्ष्मी थी, या फिर अरुणा आसफ अली थी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था 1971 में। 1971 में इन्हें सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा इन्हें जो सम्मानित किया गया था वो किस लिए किया गया था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, भारत और पाक का जो युद्ध था 1971 में, उनके नेतृत्व के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, 1971 में किसके लिए गए, तो याद रखिएगा भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध 1971, 1971 में निर्णायक नेतृत्व में, ठीक है ना। निर्णायक नेतृत्व के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये थी पहली महिला थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगी पहला नाम जो आपका आ जाएगा वो मदर टेरेसा का, ठीक है। मदर टेरेसा जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला थी, भारत रत्न पाने वाली दूसरी महिला, दूसरी महिला। और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को 1980 में, 1980 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है एम एस सुब्बलक्ष्मी। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि याद रखिएगा ये भारत रत्न पाने वाली चौथी महिला थी, भारत रत्न पाने वाली चौथी महिला थी। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, 1998 में मिला था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अरुणा आसफ अली, तो अरुणा आसफ अली के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है भारत रत्न पाने वाली तीसरी महिला थी, भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाली तीसरी महिला थी, तीसरी महिला थी।
और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था गाइस? अरुणा आसफ को मिला था 1997 में, 1997 में मिला था। और ये जो पुरस्कार था गाइस, याद रखिएगा, ये मरणोपरांत था, मरणोपरांत। ठीक है, ये सब मरणोपरांत नहीं था, लेकिन ये वाला जो है मरणोपरांत था। अब यहाँ पे इतना मैं लिखा दी हूँ, तो एक और लिख लीजिएगा इस। तो पहली मैंने बता दी, दूसरी मैंने बता दी, तीसरी, चौथी, और एक और लिख लीजिएगा। एक और आपको क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5वीं महिला, 5वीं महिला भारत रत्न पाने वाली, भारत रत्न पाने वाली कौन है गाइस? लता मंगेशकर। कौन है गाइस? याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? लता, लता मंगेशकर। और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था गाइस? तो लता मंगेशकर को ये पुरस्कार मिला था 2001 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है कोमोडो ड्रैगन, ये कहाँ का है? तो याद देखिएगा, कोमोडो ड्रैगन जो है ये आपके हो गया इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का। ठीक है, इसके अलावा बाइसन की अगर मैं बात करूँ, बाइसन जो हो गया ये आपके अमेरिका का राष्ट्रीय पशु हो गया, अमेरिका का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीतर, तीतर जो है ये आपके जापान का हो गया, जापान का। अब यहाँ पे कुछ और देश लिखाऊंगी और उसके जो है राष्ट्रीय पशु के बारे में लिखाऊंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु के बारे में लिखाऊंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है रूस का, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया। इसके अलावा और कहाँ का लिखवाऊं? भूटान, भूटान हो गया। इसके अलावा चीन हो गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान का जो है वो राष्ट्रीय पशु कौन है? मारखोर है, मारखोर। और मारखोर क्या है guys? तो याद रखिएगा, बकरी की एक प्रजाति है, बकरी की एक प्रजाति है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रूस के बारे में, तो रूस का जो है वो कौन सा है guys? तो याद रखिएगा, रूस का है ब्राउन बियर, ब्राउन बियर। ठीक है, इसके अलावा भूटान की अगर मैं बात करूं, तो भूटान का कौन सा है? भूटान का है ताकिन। ताकिन कैसा है? तो ये हिरन जैसा तिब्बती पशु है। ठीक है ना, हिरन जैसा पशु होता है, हिरन जैसा, लेकिन तिब्बती पशु है। ठीक है ना, तिब्बती, तिब्बती पशु है। ठीक है, और चीन की अगर मैं बात करूं, तो चीन का कौन सा है guys? तो याद देखिएगा, चीन का जो है ये हो गया आपका चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन, या फिर जो है विशालकाय पांडा, विशाल काय पांडा। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय पशु आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और रही बात भारत की, तो भारत की मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप सबको पता ही होगा कि भारत का बाघ है, बांग्लादेश का भी बाघ है। और कौन सा बाघ है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे विशाल चंद्रमा कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे विशाल चंद्रमा कौन सा है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइटन होगा, फेबोस होगा, डिमोस होगा, या फिर गैनीमेड होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गैनीमेड। ठीक है ना, गैनीमेड आपके जो है सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है बृहस्पति ग्रह का भी जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति का, बृहस्पति का सबसे बड़ा, बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गैनीमेड की खोज किसने की, ये सब मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गैलीलियो गैलीली है, ठीक है,
गैलीलियो, गैलीलियो, ठीक है ना, गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में, ठीक है ना, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 उपग्रह की खोज की, ठीक है ना, 4 उपग्रह की खोज की। तो बृहस्पति के 4 उपग्रह की खोज की, तो कौन कौन से वो उपग्रह हैं? तो पहला आपको याद रखना है, पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया आयो, दूसरा हो गया गैनीमेड, गैनीमेड। इसके अलावा तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया कैलिस्टो, कैलिस्टो। और चौथा कौन सा हो गया? यूरोपा। तो ये बृहस्पति के 4 उपग्रह हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। टाइटन की अगर मैं बात करूं तो ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। और याद रखिएगा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फेबोस और डिमोस की बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मंगल ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है ना, मंगल ग्रह का चंद्रमा है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इस क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बिहार राज्य को 5 भागों में विभाजित करती है, या फिर 4 भागों में विभाजित करती है, 3 भागों में, या फिर 2 भागों में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना, बिहार राज्य को। अब गंगा नदी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गंगा नदी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम के बारे में। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है गाइस? तो याद रखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गंगा नदी की कुल लंबाई। तो गंगा नदी की कुल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गंगा नदी जो है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर मिलती है, कौन सी नदियों के संगम से मिलती है गैस। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला उद्गम हो गया कुल लंबाई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गंगा नदी का जो निर्माण होता है वो कौन से 2 नदियों के संगम से होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से होता है, ठीक है ना। भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम से, नदियों के संगम से गंगा का निर्माण होता है, ठीक है, गंगा का निर्माण होता है। और ये भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है ये कहाँ होता है गाइस? तो याद रखिएगा ये होता है ये संगम जो होता है कहाँ पे होता है? संगम देव प्रयाग में होता है, संगम देव प्रयाग में होता है, ठीक है। आप बात करेंगे गाइस गंगा के सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई गाइस? तो याद रखिएगा गंगा की सहायक नदियां हो गई कोसी नदी, यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा गंडक नदी, घग्गर नदी, इसके अलावा गंडक नदी, ठीक है ना। ये सारी इसकी सहायक नदी होगी। और याद रख लीजिएगा यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में कौन सा, पारादीप बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं पारादीप बंदरगाह की बात करूं तो पारादीप बंदरगाह जो है ये आपका कहाँ स्थित है, ओडिशा में। पारादीप बंदरगाह जो है ये आपके ओडिशा में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। इसके अलावा चेन्नई बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ, ये भी आपका तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे कुछ बंदरगाह लिखाऊंगी और उसके राज्य लिखाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो और कौन कौन सा हो गया, तो आपका कोचीन बंदरगाह की अगर मैं बात करूँ, कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लिखाऊंगी और कौन सा हो गया, एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गैस, और हो गया आपका मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। और इसके अलावा आपका हो गया विशाखापत्तनम, विशाखा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। अब इन सब के बारे में मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले अगर मैं कोचीन बंदरगाह की बात करूं तो कोचीन बंदरगाह आपकी केरल में है। इसके अलावा एन्नौर बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो एन्नौर बंदरगाह आपका है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इसके बाद अगर मुंबई बंदरगाह की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा भारतीय शहर है जो सरयू नदी के तट पर स्थित है, कानपुर है, अयोध्या है, भोपाल है या फिर हरिद्वार है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ नदी लिखाऊंगी और उसके किनारे पे जो शहर है उसके बारे में लिखाऊंगी। तो अयोध्या के बारे में तो आपको पता ही चलेगा, ये सरयू नदी के किनारे पे है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे आपका कौन कौन सा शहर स्थित है। तो गाइज आपका गंडक नदी के किनारे हो गया छपरा, ये गंडक नदी के किनारे है। हाजीपुर, हाजीपुर, ये भी गंडक नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीतापुर, ये भी आपका गंडक नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये हो गया गंडक नदी के किनारे। इसके अलावा आपको याद रखना है कोसी, कोसी नदी के किनारे अगर मैं बात करूँ कौन कौन सा शहर है, तो कोसी नदी के किनारे जो है सहरसा, सहरसा हो गया। इसके अलावा आपका हो गया पूर्णिया, पूर्णिया हो गया, ठीक है। और सहरसा, पूर्णिया और सुपौल, सुपौल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका गंडक नदी, कोसी नदी। एंड देन आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, और आपको याद रखना है गोमती नदी। तो गोमती नदी के किनारे आपका कौन कौन सा स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे हो गया आपका लखनऊ, लखनऊ आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और दूसरा आपको याद रखना है जौनपुर, जौनपुर भी आपका गोमती नदी के किनारे है। इसके अलावा चौथा आपको याद रखना और कौन सा हो गया, और हो गया आपका बागमती, बागमती। तो बागमती नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो बागमती नदी के किनारे हो गया आपका दरभंगा, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और एक और लिख ही लीजिए, एक और आप कौन सा लिखिएगा, एक और लिख लीजिए घाघरा नदी,
तो घाघरा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो घाघरा नदी के किनारे हो गया आपका बलिया, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका सीतापुर, यहाँ पे मैंने गंडक नदी के पास जो है सीतापुर लिख दिया, जो कि आपको इसको इरेज कर लेना है। सीतापुर नहीं है, ठीक है ना। सीतापुर घाघरा नदी के किनारे, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो पुलिकट झील, भीमताल झील, नैनीताल झील या फिर हुसैन सागर झील। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील, ठीक है ना। हुसैन सागर झील आपका कहाँ है गाइस? तो सबसे पहले हुसैन सागर झील के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये आपके तेलंगाना में है, ठीक है, तेलंगाना में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है इसका आकार कैसा होता है, बहुत फेमस है। हुसैन सागर झील के से जो है आकार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आकार इसका कैसा होता है? इसका आकार होता है हार्ट शेप होता है इसका, ठीक है ना, हार्ट शेप होता है, ठीक है। और याद रखिएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है हुसैन सागर झील से आपसे पूछा क्या जाता है, यहाँ पे से आपसे पूछा जाएगा कि याद रखिएगा इस झील के बीचों बीच, झील के बीचों बीच किसकी प्रतिमा है गाइस? तो याद देखिएगा झील के बीचों बीच जो है गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। गौतम गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। आप अगर पिक्चर में ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखिए कि झील के बीचों बीच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये प्रतिमा की जो है कितनी मीटर ऊंची है? तो याद रखिएगा ये प्रतिमा जो है 18 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। 18 मीटर ऊंची है, जो कि ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 18 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है हुसैन सागर झील की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? हुसैन सागर झील की अगर मैं बात करूँ निर्माण, तो याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, ठीक है ना। इब्राहिम इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने, कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया था तो याद रखिएगा कुली कुतुब शाह ने करवाया था 1562 में, 1562 में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचल के तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो कावेरी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर कृष्णा नदी के तट पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है ना। नासिक, त्र्यंबक और भद्रांचल, पहले हम इस तीनों को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नासिक में जो है ये आपका कौन सा है? तो याद रखिएगा नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है, ठीक है ना, नासिक, ठीक है, नासिक के बारे में। इसके अलावा आपका जो हो गया वो कौन सा हो गया, त्र्यंबक के बारे में। और दूसरा हो गया आपका भद्राचलम। तो ये आपका तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल कैसे है वो देखिए, नासिक में आपका क्या होता है, नासिक में आपका कुंभ मेला आयोजित होता है, कुंभ मेला आयोजित होता है, ठीक है। इसके अलावा त्र्यंबक में क्या होता है, त्र्यंबक में आपका जो है ज्योतिर्लिंग है, ठीक है ना, ज्योति, इसे रेज कर लीजिएगा, ठीक है, ज्योतिर्लिंग, ठीक है, ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबक में। और भद्राचलम में आपका क्या है? तो भद्राचलम में जो है श्री राम मंदिर, श्री राम मंदिर है।
तो ये तीनों आपका तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूँ तो याद रखिएगा इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो गोदावरी नदी है गाइस, इस ये जो है इसकी जो है लंबाई कहाँ से है, कितनी है और उद्गम कहाँ से होता है। तो सबसे पहले हम उद्गम लिखते हैं। तो याद रखिएगा गोदावरी नदी की जो उद्गम होती है ये होता है त्र्यंबकेश्वर, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ ज्योतिर्लिंग है, तो ये होता है आपके त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर नासिक से, ठीक है ना। और नासिक आपका कहाँ पड़ता है गाइस, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी लंबाई कितनी है गाइस, गोदावरी नदी की लंबाई, तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसकी जो है सहायक नदियां कौन कौन सी है गोदावरी नदी की, सहायक, सहायक नदियां, ठीक है। तो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हो गई, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इंद्रावती हो गई, मंजीरा हो गया, ठीक है ना, इंद्रावती, मंजीरा, मंजीरा नदी हो गई। इसके बाद प्राणहिता नदी हो गई। ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदियां हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में से काली मिट्टी किस फसल के लिए सही नहीं है। तो काली मिट्टी किस कौन सी फसल के लिए सही नहीं है, ज्वार के लिए, मूंगफली के लिए, कपास के लिए या गेहूं के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे हम काली मिट्टी से रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो काली मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसे रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी या फिर जो है इसे क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी, क्योंकि ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, ठीक है ना, कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है पीएच कितना होता है। तो ये मिट्टी सबसे पहले आपको याद रखना है क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। तो क्षारीय होती है तो इसका जो है आपको पीएच कितना होता है, तो 5 से ज्यादा होगा। इसका पीएच होता है गाइस, होता है 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो मिट्टी है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपको याद रखना है गुजरात हो गया और तेलंगाना हो गया, गुजरात, तेलंगाना, तेलंगाना और याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, सबसे ज्यादा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है ये कौन कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो ये भी याद रखिएगा। ये आपके गन्ना के लिए उपयुक्त है, गन्ना के लिए उपयुक्त है, तंबाकू के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा आपका जो है बाजरा के लिए उपयुक्त है, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। इसके अलावा आपका जो है सूरजमुखी हो गया, सूरजमुखी। इसके लिए ये सारी मिट्टी जो है उपयोगी है। सबसे ज्यादा फसल जो है इस पे अच्छे से उगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है काली मिट्टी जो है ये भारी और चिकनी होती है, लेकिन सूखने के बाद कठोर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? डोडा बेटा है, अनाईमुडी है, धूपगढ़ है या फिर महेंद्रगिरी है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा की ऊंचाई चोटी है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है गाइस? तो याद रखिएगा ये आपके पश्चिमी घाट का हिस्सा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला का? पश्चिमी घाट का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अनाई मुडी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसे याद रखिएगा दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। दक्षिण भारत का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो आपकी जो है नई मोडी चोटी है, ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा ये आपके केरल में, ठीक है ना। केरल के जो है आपके इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की और एराविकुलम जिले में, एराविकुलम एराविकुलम जिले में, ठीक है। एराविकुलम जिले में स्थित है, ठीक है। डोडा बेटा की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, डोडा बेटा की ऊंचाई जो है वो है आपका 2637 मीटर, ठीक है ना। 2637 मीटर जो है ये डोडा बेटा की ऊंचाई है। और याद रखिएगा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। नीलगिरी की नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके अलावा धूपगढ़ की अगर मैं बात करूं तो धूपगढ़ के बारे में आपको याद रखना है, ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है आपका धूपगढ़ का 1352 मीटर। कहीं कहीं पे 50 होता है और कहीं कहीं पे 52 होता है, ठीक है। महेंद्रगिरी की अगर मैं बात करूँ तो जगह तो नहीं है, तो महेंद्रगिरी का मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है ना। महेंद्रगिरी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। और इसकी ऊंचाई जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रही हूँ, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे है, लिख देती हूँ। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि कौन सी परियोजना यूएसए की टेंसी वैली अथॉरिटी परियोजना में किस समान है? तो इडुक्की परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या फिर तुलबुल परियोजना? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो है लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लाभान्वित राज्य, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना के लाभान्वित राज्य जो है वो हो गया झारखंड, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो दामोदर घाटी परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अमेरिका की टेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किससे प्रेरित है? अमेरिका के टेनेसी घाटी, टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, परियोजना से प्रेरित है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इडुक्की परियोजना की, तो इडुक्की परियोजना आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, इडुक्की परियोजना आपके केरल में है और कौन सी नदी पर है गाइस? तो याद रखिएगा, इडुक्की परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है, ठीक है ना? पेरियार नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये आपके कौन सी नदी पर स्थित है गाइस? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर स्थित है। और ये आपके जो है भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग राज्य में, जैसे कि अगर मैं बात करूँ भाखड़ा, तो भाखड़ा आपके कौन से राज्य में हुआ? तो भाखड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में, भाखड़ा हुआ हिमाचल में, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ नांगल, तो नांगल कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, नांगल हो गया आपके पंजाब में, पंजाब में, ठीक है। तो ये हो गया आपके सतलज नदी। तुलबुल परियोजना की अगर मैं बात करूँ, तो तुलबुल परियोजना आपका कहाँ है गाइस? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ कि जम्मू कश्मीर में स्थित है तो कौन सी नदी पर? तो याद रखिएगा, झेलम नदी पर, झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दामोदर नदी के बारे में बता दी और इसके बारे में जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे एक चीज और याद रख लीजिएगा, जो कि दामोदर नदी के बारे में है, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी इस परियोजना की। तो स्थापना भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई, 7 जुलाई 1948 को, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो सी की तरह होती है, ओ की तरह होती है, भी की तरह होती है या फिर यू की तरह होती है? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो हिमनद होती है वो यू अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होती है, ठीक है ना। और जो नदी घाटी होती है, यानी कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, ये होती है हिमनद घाटी। तो हिमनद घाटी यू आकार की होती है। और याद रखिएगा, जो नदी घाटी होती है, नदी घाटी, नदी घाटी कौन सी आकार की होती है? नदी घाटी वी आकार की होती है, वी आकार की होती है। तो गाइज आज का आपका सेशन जो है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। और गाइज प्लीज, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज मेरी मेहनत का बस इतना करिएगा कि प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।